नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं नितिन चावरे। हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इंटरनेट पूरा दुनिया यूज कर रहा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट हमारे लिए कहीं वरदान साबित हुआ है तो कहीं अभिशाप भी है। इंटरनेट यूज करते करते हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसी सब विषय पर हम चर्चा करेंगे अधिवक्ता प्रदीप तिवारी के साथ। प्रदीप जी, आपका न्यूज लाइव कटनी में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे एक सवाल, साइबर लॉ आखिर है क्या? सबसे प्रथम मैं आज हैथवे चैनल को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने साइबर लॉ जैसे ज्वलंत विषय पे आज एक प्रोग्राम यहाँ पे मुलाकात पे रखा। आज ही के पेपर में, माफ़ कीजिएगा, कल के पेपर में ही साइबर क्राइम के बारे में कि कटनी शहर में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है। और ये कटनी शहर की समस्या नहीं बल्कि अपने पूरे भारतवर्ष की समस्या बन चुकी है। विदेशों में तो पहले से थी, पर भारत में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है साइबर क्राइम। तो सबसे पहले साइबर क्राइम और साइबर लॉ को जानने से पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि साइबर शब्द क्या है और साइबर का जनन कैसे हुआ। साइबर शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संचार और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट के माध्यम से होता है, कंप्यूटर द्वारा। अब इंटरनेट सर्वप्रथम क्या आया, आपने देखा होगा जब रशिया ने और अमेरिका ने जब यान अंतरिक्ष में छोड़े अपने, तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो ऊपर से होता था अंतरिक्ष से, और नासा जब अमेरिका ने छोड़ा तो एक इंटरनेट के माध्यम से ही छोड़ा जाता था। वहां से सूचनाएं नीचे आती थी और नीचे से ऊपर आती थी। कि उसके पश्चात जो है व्यावसायिक उपयोग जो है इंटरनेट का सन 1950 से शुरू हुआ और 1950 से फैलते फैलते सारी दुनिया में इंटरनेट का उपयोग होने लगा और तेजी से इसका उपयोग बढ़ता गया, व्यापक रूप से इसका होता गया। परंतु समस्या जब आती है जब इसका उपयोग जब आदमी अच्छे कार्य के लिए भी करता है और बुरे कार्य के लिए भी करने लगता है, तो इसका सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जब बढ़ा जब इंटरनेट कैफ़े सब जगह खुल गए और वहाँ पे यूज़र जाने लगे और विभिन्न माध्यमों से जब पोर्नोग्राफी के मैसेज एक दूसरे को भेजने लगे या अश्लील वक्तव्य एक दूसरे को भेजने लगे, इस तरह से जो है साइबर का क्राइम का जनन होने लगा और एक बहुत तेजी से फैलने लगा। जी। विदेशों में तो इसकी लिए कानून जल्दी बन गए और जल्दी वहाँ रोकथाम हो गई, परंतु हमारे भारतवर्ष में इसको आने में थोड़ा टाइम लगा। जी। और जब व्यापक रूप से फैलने लगा हिंदुस्तान में, तो सन 2002 में भारतीय हमारे संसद द्वारा IT एक्ट सन 2002 में निर्मित किया गया और इसको सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया और इसमें कुछ कानून साइबर क्राइम और लॉ के बनाए गए। साइबर क्राइम जिस प्रकार से होते हैं उसमें लॉ की भूमिका क्या रहती है, और क्योंकि जो साइबर क्राइम के जो विवेचक रहते हैं वो भी इतना इसमें कंठस्थ नहीं है, उनको भी इतनी जानकारी नहीं है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। साइबर क्राइम को सही रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है कहीं साइबर क्राइम घटित होता है तो उसकी पर्याप्त मशीनरी जो बहुत दक्ष हो, इस प्रकार से कि उसको साइबर सिक्योरिटी की बहुत अधिक जानकारी हो। साइबर जो क्राइम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहलाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे रखा जाए, उसकी किस विशेषज्ञ द्वारा जांच कराई जाए, ये सब बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। देखा गया है प्राय कि बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं और पुलिस में वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते। जी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण यह है कि वहाँ पे पर्याप्त दक्ष अधिकारी नहीं है, कुशल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों की कमी है। जी। इसलिए पीड़ित व्यक्ति को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा समस्या आ रही है आजकल देखा जाए तो साइबर क्राइम अन्वेषण में। जी। और अन्वेषण की पर्याप्त तकनीक
हमारे पुलिस विभाग के पास ना होने के कारण बहुत से पीड़ित व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखाते भी हैं तो उनको नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहली चीज, साइबर क्राइम अगर कोई आती है तो एक दक्ष अधिकारी, इसके संबंध में मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपने एक निर्णय में एक विस्तृत गाइडलाइन को दिया है कि किस तरह से आप साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करें। उस गाइडलाइन के अनुसार सबसे प्रथम जो SDOP, सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस के रैंक का ही अधिकारी जो साइबर क्राइम का अन्वेषण कर सकता है। राजपत्रित अधिकारी को ही पावर है। उसके साथ टीम हो सकती है अन्वेषण के लिए। सबसे पहले चीज वो जहाँ पे साइबर क्राइम घटित हुआ है। अब साइबर क्राइम घटित होने का एरिया क्या है? सबसे प्रथम एरिया आपको देखेंगे, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कैफे में घटित होते हैं। इंटरनेट कैफे में जो है और मोस्टली एरिया वही होता है। उसके लिए पुलिस ने गाइडलाइन भी बनाई है कि साइबर क्राइम, साइबर कैफे के पास क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पे कोई साइबर क्राइम ना घटित हो। जैसे मान लीजिए कोई साइबर क्राइम घटित होता है तो उसको अन्वेषण करने के लिए सबसे प्रथम उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले, जो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या पर्सनल CPU कंप्यूटर हो, उसको अभिरक्षा में लें। उससे जो डाटा है उसको प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करने के पास वो साइंटिफिक फॉरेंसिक होती है कंप्यूटर की, जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनको फॉरेंसिक का लाइसेंस मिलता है कि वो किस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच करने के बाद वो प्रमाणित करें कि ये घटित हुआ। अब बिना अन्वेषण के कोर्ट में अगर आप कोई भी साइबर क्राइम का मामला लेके जाएंगे तो कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि 65 एविडेंस एक्ट में जो है साइबर अन्वेषण में क्राइम में सीधे सीधे कहा गया है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किसी भी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। तो साइबर सबसे पहले वो होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि भारत में साइबर लॉ कब आया? साइबर लॉ जैसे मैंने अभी कहा है कि 2002 में आया था। 2002 में अपना सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 पारित हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और ये इसकी धाराएं जो है संपूर्ण भारत में लागू होता है। IT एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें हमको सिविल रेमेडी भी प्राप्त है और क्रिमिनल रेमेडी भी प्राप्त है। सिविल रेमेडी का मतलब है दीवानी दावा और क्रिमिनल रेमेडी मतलब जिसमें क्राइम अगर किसी ने किया है। क्रिमिनल, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से देखने लायक है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी डाटा, कंप्यूटर में आपका डेटा है, डेटा मान लीजिए कि कोई आपका पेन ड्राइव है या कंप्यूटर में आपने किसी प्रकार की कोई फाइल लिखी हुई है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब किसी व्यक्ति ने अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब बिना आपकी अनुमति से आपके कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर दी और संपूर्ण डाटा को थेफ्ट कर लिया या वो कर दिया। अब आप अगर जान जाते हैं कि ये संबंधित व्यक्ति ने किया है तो आप इसमें जो है इसमें सिविल रेमेडी आपको सेक्शन 43 IT एक्ट में आपको प्राप्त है। तो आप इसे दीवानी दावा कर सकते हैं। इसका पावर जो है मध्य प्रदेश जो है वो सेक्रेटरीट लेवल में जो अधिकारी हैं भोपाल में, वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मध्य प्रदेश सरकार में उनको पावर दिए गए हैं। तो आप जो है आपको जैसे साइबर मानहानि कोई करता है आपकी, या ऐसे अपराध जिसमें आपके कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई, आपका लैपटॉप या चोरी चला गया, उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण डेटा थे, आपको अगर पता चल जाता है कि हमारे तो इस पूरे अपराध में कितने वर्षों तक की सजा है और कितना जुर्माना है? अभी मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इस संबंध में थोड़ी क्राइम जो साइबर क्राइम है उसकी बात में बताऊंगा। अभी जो है ये आप सिविल जो है सबसे इस चीज की बहुत ही कम लोगों को जानकारी अपने कटनी शहर वासियों को होगी कि इसमें सिविल रेमेडी का भी प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति आपके डेटा को अनऑथराइज एक्सेस करता है या आपके संबंधित डेटा को कंप्यूटर से निकाल के चोरी कर लेता है, थेफ्ट कर लेता है, तो आपको उस संबंध में सिविल वाद दायर कर सकते हैं।
सिविल वाद वैसे ही यहाँ जैसे दीवानी दावा होता है, उसी प्रक्रिया से आप भोपाल में अपने सेक्रेटरीट में दीवानी दावा दायर कर सकते हैं। अन्य जो राज्य जैसे महाराष्ट्र वगैरह है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अधिकारी को भी ये पावर दिए गए हैं सिविल वाद सुनने का। दूसरा अब बात आती है जैसे साइबर क्राइम, ये आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत हानिकारक है, बहुत जनक है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के फेसबुक से, ट्विटर के माध्यम से या बहुत ही जगह से साइट वो है पोर्नोग्राफी पिक्चर ऑफ सीन्स मैसेज जो है आजकल महिलाओं के फर्जी आईडी बना करके डाल देते हैं और फिर उनसे चैटिंग करते हैं, अनवांटेड मैसेज उनके मोबाइल में भेजते हैं। ये बहुत ही हानिकारक अपराध है। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना, ऐसे अपराधों में तो खासकर देखा गया कि छोटी उम्र के बच्चे, लड़के शामिल हैं और तो इनको किस तरीके से इससे बचाया जाए, इनको कैसे इनको वो दिशा दी जाए कि ये सब ना करें, इनके लिए क्या किया जा सकता है कि ये बच्चे ये सब चीजों से बचे, उनको ये पता हो कि ऐसा करने से ये अपराध है, इसमें इनको इतने सजा हो सकती है, इनका भविष्य खराब हो सकता है या किसी जिसके साथ किए उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो ये एक अहम मुद्दा तो है, मगर इसमें जागरूकता लाने के लिए क्या किया जा सकता है? सर्वप्रथम देखिए, ये जैसे बच्चों की आपने बात उठाई, निश्चित रूप से जो 13 साल से कम, अब देखिएगा बच्चे ये कौन सी उम्र के करते हैं ये काम, 13 साल से अधिक उम्र के बच्चे, उससे छोटे बच्चे नहीं करते। जहां बच्चा 13 साल की उम्र क्रॉस करता है उसके जो है इस प्रति जो सेक्सुअल एबिलिटी है या कुछ गलत कृत्य है उसके प्रति उनका रुझान बढ़ता है। तो सबसे प्रति गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने मोबाइल को जो है वो बच्चों को एक्सेस करने से रोकें जहां तक संभव हो सके। मोबाइल बच्चे एक्सेस ना करें। बच्चे अगर जबरदस्ती आपको करते हैं कि हमारा मोबाइल में अकाउंट क्रिएट करिए, फेसबुक का अकाउंट या ट्विटर में अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट, तो उसको आप मना करें कि आप जो है किसी ग्रुप में या किसी उसमें या फेसबुक में अपना अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि बच्चे जल्दी से जल्दी ही इन चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं और साइबर क्राइम की ओर मुड़ जाते हैं। तो बच्चे को रोकने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपना मोबाइल और अपना जो पर्सनल हैंडसेट लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसको बच्चों को एक्सेस करने ना दें। दूसरा चीज जो है, साइबर कैफे में अगर बच्चे जाते हैं तो साइबर कैफे की बड़ी जिम्मेदारी है वो। और आजकल देखा गया है कि साइबर कैफे में कोई भी जो है साइबर क्राइम के प्रति कोई भी संवेदना या संचेतना नहीं है कि वो अपने बच्चों कोई बच्चा जाता है तो उसको प्रवेश करने के पहले किस प्रकार के नियम फॉलो करना चाहिए। सर्वप्रथम यह है कि अगर कोई बच्चा अगर साइबर कैफे में जाता है तो उसका पहले आइडेंटिटी कार्ड देखें कि वो क्या एज है उसकी। अगर वो सही एज नहीं है उसकी तो साइबर कैफे में प्रवेश ना दें। अगर वो बैठना चाहता है या कुछ भी मटेरियल अगर कहता है कि मुझे स्कूल से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट निकालने, तो सबसे पहले उसकी गार्जियन की परमिशन ही ले कि आपका बच्चा आया है, क्या इसको ही निकालना है। अगर गार्जियन परमिशन दे रहा है तभी उसको एंटर करने दें। तो ये चीज फील्ड पे, एक मिनट, तो ये चीज फील्ड पे लाना कितनी सहूलियत से भरा है? अगर कोई पेरेंट्स, कोई बच्चा कुछ भी चीज अपना प्रोजेक्ट या XYZ कुछ भी काम करना चाहता है साइबर कैफे में जाकर, गार्जियन उसके साथ जाएं, गार्जियन उसके साथ जाएं, उसको गार्जियन के साथ ही ऑथराइज किया जाएगा। गार्जियन जब आएंगे तभी आपको इसमें बैठने दिया जाएगा। गार्जियन का रहना आवश्यक है, या नहीं तो टेलीफोन के द्वारा ही परमिशन ले लें कि आपका बेटा आया है और ये संबंधित रिकॉर्ड ये प्रोजेक्ट के संबंध में लेना चाहता है। साइबर कैफे में ऐसा नहीं हो सकता कि साइबर कैफे में सिर्फ जो साइट्स के काम है उसी को रखे, अननेसेसरी साइट्स पे को बंद रखा जाए, इस प्रकार लॉक किया जाए? इस पे भी काफी इस हद तक में, इसमें भी काफी हद तक रोक होता है। साइबर कैफे में इसको रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि साइबर कैफे में बहुत अत्यंत प्रकार के लोग होते हैं, जो युवा भी होते हैं, जो ऑब्ससीन मटेरियल को अपने कानून में देखने का कुछ उनको राइट दिया गया है,
जो अंदर बैठ के देख सकते हैं, वो रोका नहीं जा सकता। ये साइबर कैफे की और गार्जियन, मालिक की और गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि उस संबंध में आप किस प्रकार का प्रिकॉशन ले सकते हैं और बच्चों को किस तरह से वहां पे जाने से रोका जा सकता है। इसमें पूरा ये है कि सीधे उनके माता पिता अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पे ध्यान रखें, है ना, और खास तौर पे इंटरनेट के माध्यम साइबर कैफे के लिए कि वो क्या चीज का यूज कर रहे हैं, हाँ। क्या उनको इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है, हाँ। ये पूरी जवाबदारी माता पिता की है। ठीक है, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल, जिस प्रकार से इंटरनेट बढ़ा, उससे कई प्रकार की हैकिंगें भी हो रही हैं, सब इसमें हैकर्स आए हैं, उन्होंने कई माध्यम से कई अहम दस्तावेजों को हैक किया है। तो हैक करने के मामले तो कई थानों में दर्ज हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठंडे बस्ते में चली गई। इसका कहना है कि कार्रवाई के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है या हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। जी हाँ, ये तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, पर ये साइबर लॉ से संबंधित उतना विषय नहीं है। ये साइबर सिक्योरिटी का संबंधित विषय है कि अगर कोई अगर कोई वेबसाइट हैक होती है या हैक कर ली जाती है आपके सिक्योरिटी से, तो उसकी जांच जो है वो साइबर फोरेंसिक या साइबर एक्सपर्ट करते हैं। मगर हैकर्स उनसे ज्यादा आगे हैं। हाँ, ये बजाय इनके जो इनकी इसको पता लगाना, ये इस पर मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें हमारा एक तो विवेचक सही नहीं है, हाँ। उनको जानकारी कम है, दूसरी या तो कानून के, साइबर लॉ के अधिवक्ता नहीं है सही, जो इनको पूरी पर्याप्त जानकारी है, या फिर ये उनको सही ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, या ये अपना मैटर उन पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। साइबर लॉ के अधिवक्ताओं की कोई कमी नहीं है। आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो पूरा करें। अगर आपने जैसे अभी कहा कि जैसे आप पत्रकार हैं, आप जाते होंगे कि संबंधित विषय में अगर कोई भी घटना कारित हुई हैकिंग की, आप लोगों के पास उस संबंध में जानकारी होगी। आप पुलिस वालों के पास गए कि भाई ये संबंधित अपराध हुआ था, इसके संबंध में आपका अन्वेषण कहाँ तक पहुंचा। अब पुलिस वाले ने आपकी जानकारी, अभी आपने बताया कि पर्याप्त मशीनरी होने के कारण या पर्याप्त साधन न होने के कारण हम उसका अन्वेषण नहीं कर पाए। तो अन्वेषण करने के लिए आपके पास पर्याप्त मशीनरी होना चाहिए जो साइबर हैकिंग को पकड़ सके। अगर जब आप हैकिंग को पकड़ सकते हैं तो सेक्शन 70 में, सेक्शन 66E और सेक्शन 67 में पर्याप्त कानून बने हुए हैं कि अगर हैकर्स कोई भी जो सिक्योर्ड मेजर से अगर कोई भी दस्तावेज हैक कर लेता है तो उसको मोर देन 7 ईयर और 10 ईयर का पनिशमेंट दिया जाता है और उसमें अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित किया जाता है। अच्छा, जिस प्रकार से कैशलेस का मार्केट आया, बैंकिंग पूरी इंटरनेट की हो गई है, ये आज है ना, ये बहुत तो ये भी एक बहुत, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो उनके लिए बहुत डर की बात है कि जो इंटरनेट, अगर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है या ATM का आधार कार्ड से लिंक हो गया, इसमें कई फर्जी कॉल से किस प्रकार से पैसे निकलना, ये सब हादसे दिन भर होते रहते हैं, लोगों के साथ हो रहे हैं। अभी भी लोगों को जागरूक करने की इसमें कमी है, तो इसमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये डेटा के संबंध में जिस तरह से ये सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि काले धन और ब्लैक मनी को रोकने के लिए बहुत अच्छा साधन जो है इंटरनेट बैंकिंग बन सकता है। और नगद लेन देन जो है तो कई प्रकार से असुविधाजनक भी होता है। कैसे असुविधाजनक, आप जानते होंगे कि आपको मूव करना दिल्ली और यहाँ से आप पैसा लेके जा रहे हैं तो कहीं रास्ते में थेफ्ट होने की संभावना है। आप ATM में डाल दें और दिल्ली से बिल्कुल निकाल सकते हैं, या नेट बैंकिंग से अपने बच्चे को ट्रांसफर करना है उसको भेज सकते हैं, या कहीं और इंस्टीट्यूशन में देना है तो दे सकते हैं। परंतु इसमें बहुत ही ज़्यादा असुविधा है डेटा के संबंध में, क्योंकि अपने भारत में कोई भी अभी तक कोई भी साइबर सिक्योरिटी डेटा के संबंध में कोई भी विधिवत कानून नहीं है। केवल एक सिविल रेमेडी बस है जिसमें आप सेक्शन 43 में आप बात दायर कर सकते हैं। आप कंपल्सरी, जो अभी हुआ भी अभी RBI ने घोषणा की है, आपका पैसा अगर कोई चोरी चला जाता है या किसी ने आपको पैसा आपके खाते से हैक कर लिया है या ले लिया है,
तो आप जो है आप का पैसा आप विद इन 7 डेज में आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपको खाते में ट्रांसफर कुछ काट के मिल जाएगा, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। आज भारत की जनता बहुत बड़े दोराहे में खड़ी हुई है जब से ये आधार कार्ड लिंक कर दिया जा रहा है और डेटा जो है पूरा बैंक के पास है। अभी एक घटना हुई थी SBI के कुछ बैंक्स में लोगों के कई डेटा जो है वो हैकर्स को दे दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। उनके कोई भी उस संबंध में क्या कार्रवाई हुई सरकार के द्वारा, ये भी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ये मेरे कहने का मतलब यही है, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। कि ये सब चीजों की हम तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमको सिर्फ हमको सिविल रेमेडी नहीं चाहिए कि हमको कोई पैसा मिल गया और हम खुश हो जाएं, नहीं, इस संबंध में एक पर्याप्त कानून आना चाहिए। जैसे अमेरिका में जो है डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है किसी नागरिक का, या अगर साइबर का भी डेटा हो जिसमें किसी बैंक के अकाउंट का भी डेटा हो या कोई पर्सनल डेटा हो कहीं सुरक्षित रखा हो, तो उसके संबंध में बहुत कड़े कानून हैं, परंतु अपने भारत में अभी तक कानून नहीं बने हैं। अभी पिछले बार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रविशंकर प्रसाद जी ने घोषणा की थी कि इस संबंध में पर्याप्त कानून बनाए जाएंगे, परंतु अभी तक कोई भी अभी शासन का निर्देश नहीं आया कि क्या कानून डेटा के संबंध में बने, और ये बहुत ही हानिकारक है। अभी आपने देखा होगा चाइना में भी ATM के हैक किए गए और विदेशों में भी लिंकअप है, कई चीज़ें जो है बहुत ही असुरक्षित हैं। ये मैं इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में शीघ्र जो है डेटा के संबंध में कोई कानून बनाए जाए, लेकिन मैं कुछ चीजें जो सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को, वो इस मन चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जो हमारी जनता है। सर्वप्रथम अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर दें, बैंक को जरूरत है। आजकल चल रहा है हर जगह 31 दिसंबर तक लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपना डेटा आधार कार्ड दीजिए, वो लिंकअप करना है। तो प्लीज़ अपना जब तक बैंक में ही जाके उनको सिर्फ मना कर दें कि हम आपको कोई भी डेटा आधार कार्ड का नहीं देंगे, हम सिर्फ बैंक में जाके अपना डेटा दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आप पर्सनली बैंक में जाएं, किसी के फ़ोन कॉल को या इवन मैसेज को भी ना दें और ना उससे फ़ोन से कोई भी रिप्लाई करें। ये मैं आपसे चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर कोई फ़ोन कॉल आ रहा है इसमें बहुत ही लोग विक्टिम बन जाते हैं। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अपने ATM कार्ड का नंबर दे दें। लोग सोचते हैं कि बैंक से कॉल आया होगा, कोई अपडेट कराना होगा, जैसे ही आप अपना नंबर दे देते हैं कार्ड का, और उतने थोड़ी देर में आपका जो है पैसा जो है आपके अकाउंट से निकल जाता है। फिर वही आप बैंक में जाके रिपोर्ट करिए तो आधा पैसा या कुछ काट के वो पैसा आपका रिफंड करते हैं। तो प्लीज़ इसमें सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। और अपने डेटा, जैसे कोई पर्सनल डेटा है, आजकल मार्केटिंग का समय है, हर आदमी मार्केट में आपसे जुड़ना चाहता है मार्केटिंग में, तो आपका डेटा चाहता है। तो प्लीज़ अपना डेटा किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है आपका। संविधान के अनुच्छेद 21 में आपको इसमें लिबर्टी है कि अपना डेटा आपकी निजी संपत्ति है, उसको अनावश्यक किसी को भी शेयर ना करें। कुछ दिनों पहले से एक ब्लू व्हेल गेम के विषय में काफ़ी बाजार गर्म रहा, बहुत चर्चाएं थी कि जो भी बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं तो वो बाद में लास्ट में जाके सुसाइड कर ले रहे हैं। कहीं देश विदेशों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, इवन भारत में भी कई ऐसी जगह पे कुछ घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर अपने सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कानून की भी बात कही थी, तो वो उसको लेकर आजकल इंटरनेट और मोबाइल बच्चों की एक ज़रूरत बन चुकी है। तो और बच्चे जो चीज़ के लिए मना करो वो वही करते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ों से कैसे दूर किया जाए और ऐसी खतरनाक गेमों पर किस प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ के कानून में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये कई चीज़ जो है वो आपकी जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। जी बिल्कुल। ये ब्लू व्हेल गेम जैसे आपने चर्चा उठाया, ये आपके अपनी निजी जिम्मेदारी, ये आपके घर में ही उत्पन्न हो रही है आपके बच्चे के द्वारा। जी। तो आप सबसे प्रथम चीज मैंने आपको बताया कि
आप स्वयं ही इसकी उपचार कर सकते हैं। आप बच्चों को मोबाइल एक्सेस करने ना दें। हाँ, मोबाइल उनकी बच्चों की गतिविधि देखिए, आज के बच्चे बहुत एडवांस टेक्निक में जी रहे हैं और निश्चित रूप से बच्चों के पास बहुत ही माइंड होता है, दिमाग होता है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा वे पे जाके सोचते हैं। बिल्कुल। आपको ही गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को लुक करें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखें। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा ब्लू वेल गेम कर रहा है या अन्य प्रकार के गेम खेल रहा है तो उसको आपको देखना है। आप इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कानून बनाएगा, ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है जी। कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। जी। तो ये आपकी अपनी निजी जिम्मेदारी है, इसको आपको सोचना है और आपको केयर करना है। जी। मेरा आपसे एक और सवाल है, साइबर क्राइम की जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जी हाँ, ठीक है, आपको मिलती है, तो आप अपनी तरफ से फरियादी की कैसे हेल्प कर सकते हैं? इसमें जो है साइबर क्राइम की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर होती है तो आपको सबसे पहले संबंधित थाने में, जो साइबर आपका थाना है, वहाँ पे रिपोर्ट कराएं। रिपोर्ट कराने के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण होगा। अन्वेषण के बाद उसको संबंधित न्यायालय में जहाँ पे है, अभी आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि जबलपुर को जो है न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर पे इसको साइबर क्राइम से संबंधित जो अपराध होंगे उसको अन्वेषण के बाद चालान वहाँ पे पुटअप किया जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। उसके बाद सारे जगह पे जो है कटनी में एवं अभी जबलपुर में साइबर का क्राइम का थाना खोल दिया गया है। अभी माननीय डीजीपी साहब ने अपने मध्य प्रदेश के पिछले साल घोषणा की थी क्योंकि हर जिले में कुछ बाद साइबर थानों की जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं खोले जाएंगे। तो आप सबसे पहले साइबर क्राइम घटित होता है अगर आपके पास आपसे, तो उसकी रिपोर्ट जाके संबंधित थाने में करें। पुलिस अन्वेषण करेगी, उसके अन्वेषण के पश्चात चालान पेश करेगी। आप कोई भी विधि विशेषज्ञ जो है साइबर के, उसको आप एडवोकेट नियुक्त कर सकते हैं और जो आपकी पैरवी करेंगे। तो प्रदीप जी, भारत में सबसे पहले साइबर क्राइम की शुरुआत कैसे हुई? जी, बाजी.com वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का एक क्राइम था जिसमें जो है साइबर पोर्नोग्राफी के संबंध में एक साइट डाली गई थी ऑब्स्सीन एक्टिविटी की, एडोलेसेंट चाइल्ड की, जो कम उम्र के बच्चे थे उनकी दिल्ली के, उस पर संज्ञान लेते हुए जो है सर्वप्रथम साइबर क्राइम का मामला रजिस्टर किया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन दी और जो है पहले दिल्ली पुलिस ने संबंधित जो कल्पित था उसको जमानत देने से मना कर दिया, माफ कीजिएगा, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने। फिर बाद में उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई और एक संबंधित गाइडलाइन बनाई गई और भारतीय सरकार को कहा गया कि इस संबंध में एक विस्तृत कानून बनाए। तो सन 2002 में IT एक्ट की शुरुआत हुई। उसके बाद सन 2008 में इसको अमेंडेड किया गया। 2-3 में मामले बहुत चर्चित रहे। एक सुहास कुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये मामला भी बहुत चर्चित था। इसमें भी बहुत ऑब्स्सीन मटेरियल डाले गए उसके मगर ये सब चीजों के पर ठोस कानून की जरूरत है अपन को बहुत। जी हाँ, ये अभी क्योंकि ऑब्स्सीन मटेरियल के आजकल सबसे ज्यादा ऑब्स्सीन मटेरियल ही इंटरनेट पर दिए जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत इस पर कोई ठोस कानून के लिए ये सबसे प्रथम चीज है, भारत सरकार ने इस कानून को IT एक्ट को IPC के साथ मर्ज करके रखा हुआ है। अलग से कोई IT का वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई साइबर मानहानि होती है या कोई साइबर के माध्यम से कोई वो होता है तो उसको सिर्फ कोई अपराध होता है तो उसको आपने IPC के साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो वो चीज को सेपरेट करना चाहिए। IT एक्ट एक अलग हो जिसका एक पर्याप्त ज्यूरिडिक्शन हो और वो एक संबंधित विभाग के द्वारा हैंडल किया जाए और वो अन्वेषण के पावर हो, सब हो, उसका अलग ही प्रोसीजर हो। इसको IPC के साथ मर्ज करना ठीक नहीं है।
इसको अलग किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म का अपराध होते हैं जी। और इसके तरीके करने के भी तरीके और अन्वेषण के तरीके भी अलग अलग होते हैं। क्या है, आजकल जिस प्रकार से क्राइम करने के तरीके बदल गए हैं। पहले क्राइम करने के तरीके मारपीट इस प्रकार के जी हाँ। क्राइम होते थे, हाँ। और आजकल जिस प्रकार से साइबर क्राइम ने जिस प्रकार से तेजी पकड़ी है, हाँ। इससे कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। जी हाँ। ऑफ मटेरियल सबसे ज्यादा इसमें मैटर करता है। जी हाँ। तो इसी की पे अपनी ये चर्चा कि इस पर ऐसा ठोस कानून होना चाहिए जी हाँ। कि इसको करने के पहले कोई भी हो वो सोचे कि इससे करूंगा तो हमारे साथ भी क्या होगा, और जिसके साथ मैं कर रहा हूं उसके लिए भी क्या होगा। जिसे देखिए, सबसे ज्यादा हानि साइबर क्राइम में महिलाओं को उठानी पड़ती है, और माफ कीजिएगा महिलाएं भी कुछ इसका दुरुपयोग भी करती हैं। सर्वप्रथम जिम्मेदारी पहले समाज की होती कि अपने आप को इससे बचे, इस चीजों से। लेकिन अगर कोई करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है वर्तमान समाज में देखते हुए। तो ये साइबर क्राइम भी जो है बहुत ही पेशेवर लोगों को द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जी तो बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा जो है, इसमें अर्थदंड बहुत ज्यादा होना चाहिए। जी पेनलाइज तो होना चाहिए उसको, सजा तो मिलनी चाहिए काफी, पर साथ में अर्थदंड और जुर्माना बहुत अधिक हो। बिल्कुल। इसकी अलग से मशीनरी हो, इसका पूरा कानून अलग बने। हमारे यहाँ साइबर जो कानून है बहुत अधिक जो है जटिल नहीं है, उससे अपना अपराध करके बहुत आसानी से बच निकलता है। कई अन्वेषण के तरीके किसी को नहीं मालूम कि अन्वेषण किस तरह से करना है, तो बड़ी आसानी से अपराधी अपना अपराध किया और छुप गया, और पीड़ित व्यक्ति पीड़ित ही रह जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया साइबर क्राइम में किस प्रकार सपोर्ट करती है? जी हाँ, ये बहुत ही आजकल ज्वलंत विषय है। सबसे पहले मैंने कहना चाहूँगा मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आजकल जो है वो संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द अभद्र टिप्पणियाँ जो है सोशल मीडिया में की जाती हैं। बहुत ही गंदे गंदे चित्र जो है लगा करके उसको किसी के ऊपर, प्रधानमंत्री का किसी के ऊपर लगा दिया, किसी व्यक्ति के ऊपर जी बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया। बिल्कुल। ये संवैधानिक व्यक्ति के जो पद में बैठे होते हैं उनकी गरिमा को छीन करता है, और ये चीजें हमारे विदेशों में भी जाती हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे देश की छवि को खराब करती है। तो ये, और इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं हुआ और ना इसमें किसी ने संज्ञान लिया। तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि इस पे कानून बनना चाहिए, और निवेदन भी करूंगा कि इस तरह से संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्ति का अनादर न करें। दूसरा, धार्मिक भावनाएं बहुत भड़काई जाती। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में अब तो जैसे व्हाट्सएप में हुआ है, अभी कई संज्ञान लिया है, तो इसमें IT एक्ट के तहत संज्ञान लिया जाता है, और 66 के तहत, सेक्शन 66 के तहत इसको मामला पंजीबद्ध हुआ है। तो ये गंभीर घटना है। धार्मिक भावनाएं हमें नहीं भड़काना चाहिए कि कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के खिलाफ जातिगत अपमान करना, किसी के प्रति जातिगत टिप्पणी लिखना, अभद्र कमेंट करना, ऑब्सीन मटेरियल डालना। सोशल मीडिया में इस प्रकार की तो पुलिस द्वारा भी कई कार्रवाई की जा रही है, इस पे बहुत से रोकथाम लगाए गए हैं, लोगों को बताया गया, और इस पे कई उनको जागरूक प्रकार की रैलियां भी निकाली गई हैं कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, इस पे किसी प्रकार का कोई भी अपशब्द या धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। इसमें तो खैर काम हो रहा है, मगर मेरा सवाल ये है कि इसमें भी कोई ठोस कदम होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये मैंने आप कहा कि साइबर क्राइम एक बहुत ही अपने किस्म का अलग अपराध है। अब जैसे मान लीजिए कोई मैसेज मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में आया, मुझे गंदा लगा, अब लेकिन उस पर अन्वेषण करना कि वो मैसेज कहाँ से आया, उसका क्रिएटर कौन था, कहाँ से वो जनक हुआ, ये प्रोसीडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे वैसी इतनी मशीनरी नहीं है कि उसको पकड़ा जा सके। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम चीजें, हर जगह साइबर थाने आरंभ हो जाएंगे, एक विशेष सेल बन जाएगी, तो इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन सावधानी बरतें, किसी के खिलाफ कोई भी मैसेज देने के से पहले उसको 10 बार सोचें। धार्मिक भावनाएं किसी को भड़काने या किसी के अकाउंट में या फेसबुक अकाउंट में करना एक गंभीर अपराध है। दूसरी चीज, फेसबुक में देखा गया है कि आइडेंटिटी थेफ्ट करके, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़की
की आईडी क्रिएट करता है, थेफ्ट झूठी आईडी, और आईडी बना करके उस लड़की से फिर चैटिंग करता है बिल्कुल, किसी से। बिल्कुल। ये बहुत ही गलत है। ये भी इसमें बहुत ही सख्त संज्ञान जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर है, वहाँ पे लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उनको पनिश किया गया लोगों को। लेकिन अभी इस तरफ अपने जो मध्य प्रदेश अंचल और ये एरिया है अपना कटनी और आसपास का, वहाँ पे सब चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन अभी यहाँ पर उस चीज को आने में थोड़ा वक्त लगेगा जी। सोशल मीडिया का उपयोग करके जो है वो लड़कों को, युवा लड़कों को अट्रैक्ट करके आतंकवाद में शामिल किया जा रहा है जी, जिसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। ये भारत की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसका सबसे प्रमुख जो इसका भारत सरकार ने बहुत ही जो अभी किया है काबिल तारीफ है कि जितने भी अनाधिकृत तरीके से पैसा बाहर भेजा जाता था, ये टेररिस्ट फंडिंग होती थी, क्योंकि वो एनजीओ के जैसे कई एनजीओ पे भारत सरकार ने रोक लगाई। ये बहुत ही अच्छा भारत सरकार का कार्य था कि इससे टेररिस्ट फंडिंग रुकी। नोटबंदी के दौरान आपने देखा होगा काफी आतंकवादी घटनाएं जो है इस देश की रुकी जी। और ऐसी कुछ और जो कानून बनाने की आवश्यकता है। साइबर से बहुत ही आसानी से आप लोगों को तहत अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस संबंध में उतना ही मुस्तैद कानून भी होना आवश्यक है। अभी भारत सरकार द्वारा जो है सेक्शन 67 में जो आईटी एक्ट है, सेक्शन 70 में जो है महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। साइबर अगर कोई भी व्यक्ति जो है जी बिल्कुल साइबर आतंकवाद से जुड़ा हुआ है या आतंकवादी घटनाओं में शामिल है तो उसको मैक्सिमम 10 साल की सजा दी जा सकती है। इवन कोई भी ईमेल भेजता है या कोई मैसेज भेजता है तो इसकी कई विधियां हैं। इंक्रिप्शन मेथड होती है। इंक्रिप्शन मेथड क्या करते हैं लोग कि 2 मिनट के लिए एक वेबसाइट बनाई, आधे घंटे के लिए जब तक काम हुआ उसका, उस वेबसाइट क्रिएट करके और वो अपना स्लोगन मैसेज भेजा और वेबसाइट को ड्रॉप कर दिया। इस चीज को रोक पाना अत्यंत मुश्किल है। डेट ड्रॉप मैटर है, एक डेटा डिडलिंग की है ना। कई मेथड के द्वारा जो है आतंकवादी अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं और जो पकड़ आसानी से नहीं आती है ना। तो इसके द्वारा कई लोगों को उपयोग करके और साइबर टेररिज्म बढ़ाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान अपने गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता और बहुत ही सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, खासकर टेरर फंड। अभी एक भोपाल में मामला आया था कि भोपाल से एक व्यक्ति जो है वो टेरर के लिए फंड अप्लाई करता था, फिर गतिविधि उसकी की गई और फिर पता चला कि कई अकाउंट से कई लेन देन हुए उसके, और पता चला कि टेरर के का उपयोग हो रहा है। तो ये फंडिंग जो है बहुत ही हानिकारक है जब विदेशों में पैसा भेजा जाता है। लेकिन इस पे बहुत देखना चाहिए कि किसके लिए जा रहा है। कई संगठन जो है एनजीओ बनाते हैं, एनजीओ को विदेशों से ऐड मिलती है, तो ऐड जो है वो कई बार देखा गया है कि आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की ऐड दी जा रही है। बिल्कुल। अभी कई एनजीओ को बंद किया है। इस संबंध में और कड़े कानून उठाने की आवश्यकता है कि आतंकवादी घटनाएं भविष्य में। सरकार की तरफ से तो प्रयास जारी है, बिल्कुल जारी है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अगर उस पे इतने बड़े देश में लगाम लगाना कठिन काम है और जिसे फिर भी जो किया जा रहा है। सरकार के प्रयास जो है वो तारीफ है। बिल्कुल और अच्छे। तो ये थे अधिवक्ता प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि साइबर से जुड़े हर विषय पर हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। खास मुलाकात में बस इतना ही। फिर हम एक मुलाकात में हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।